जब इस्लाम का ज़हूर हुआ ना और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनके बाद दो खुलफा, बड़ा शानदार दौर था। लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहा था। फिर दरमियान में एक वक्त आता है तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लोग मुतमिन नहीं होते, लोग एतराज करते हैं गवर्नर्स पे, गवर्नर्स ठीक नहीं है और रिश्तेदारों को बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। ये बेशक आप सैयद अबुल आला मौदूदी की खिलाफत व मलूकियत पढ़ लें या और बहुत सारी किताबें पढ़ लें, बहरहाल एहतजाज होता है। और पहला ऐसा वाक़या होता है कि इस्लामी हुकूमत की चूल्हे हिल जाती हैं। और वाक़या क्या होता है कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को मदीना में बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है और उसके सामने जो मौक़िफ़ रखा जाता है, अब यकीन करें कि बहुत सारे जो मुत्तकी लोग थे वो भी सिस्टम के खिलाफ थे कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। ये मैंने आपको क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि हमें हुक्मरान कह रहे हैं कि ये सिस्टम, बल्कि ये सिस्टम वो जो है वो नाकाम हो गया है। ये जो हमारी गपशप होती है ना, ये मजलिस होती है। जिस तरह आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, मजलिस मुनक्किद करते हैं, या कोई और दरूद पाक की मजलिस होती है या कोई इस किस्म की मजलिस होती है, ये हमारी मजलिस है और हम इस मजलिस में लोहे पढ़ते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के माजी के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के। और फिर मैं ये आप पे छोड़ देता हूं कि आप इससे नताइज अक्स करें। खबरों की भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिक्स जो वजूहात हैं वो तलाश करते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे और हमारा मुस्तकबिल क्या है। जिस तरह मैंने बताया कि सिस्टम को चलाने वाले कह रहे हैं कि हमसे सिस्टम नहीं चल रहा, और उनको साफ ही कह रहे हैं या दूसरे भोंपू कह रहे हैं कि नहीं नहीं चलाएं जी। वो मेरी जुबान में कहते हैं दबी रखो, दबी रखो। लोगों को क्या है, लोगों का क्या है, लोग सिस्टम चले न चले, आप लोग चलाई रखें, आपको किसने रोका है। दोबारा ये एक महफिल होती है। आज भी हम ऐसी 4 खबरें डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा कि जो है ना वो इसका हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट थोड़ी सी आपको बताऊंगा कि क्या हुआ और उस वक्त क्या हो रहा था। उसके बाद जो है ना कि अमेरिका, काश अमेरिका हमारा दोस्त न होता तो हम इस मकाम तक न पहुंचते। और वो गधों के नजदीक गधा था और शेरों के नजदीक शेर था। ये कहानी आपकी समझ में आ गई तो आपको सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा। और आखिरी खबर जो हम डिस्कस करेंगे कि जर्नैलों के होते हुए आप कुछ भी कर लें, आप किसी को भी ले आए। आखिरी वक्त तक इमरान खान जनरल बाजवा से कहते रहे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। ये मुझे आईबी ने बताया है कि डिनर चल रहे हैं और मोहम्मद जुबैर और वो कसूर वाला अहमद खान, ये सारा तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। तो वो दुनिया का सबसे झूठा वो कहता कि नहीं जी नहीं, हम तो बिल्कुल सिस्टम जो है ना वो डिरेल नहीं करना चाहते, यही सिस्टम चलेगा और जमहूरियत चलेगी। फिर क्या हुआ, अभी भी वही सूरत हाल है। इमरान के आखिरी दिनों में जरदारी के लौंडे को किसी ने चाबी भरी थी और वो बड़ा मगरूर हो गया था। बिल्कुल अब भी उसने टिक टॉक कह दिया है हुकूमत को कि उल्टी घड़ी चल रही है, उल्टी गिनती शुरू है और इसको भी उसने धमकियां दी हैं। हालांकि आप जानते हैं कि उसको कौन पूछता है, उसको कौन जानता है। ये सिंध के बदमाश हैं, बदमाशी से जो है ना वो वोट ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है कि आप मुझे देखते और सुनते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद लोगों ने गुड मॉर्निंग पे इतराज किया है, तो जब मैं बोल रहा होता हूँ पाकिस्तान में तो सुबह होती है। हाँ, बाज मुल्कों में सुबह नहीं होती, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये अल्लाह पाक दिन जो है वो फेरते रहते हैं, सूरज फेरते रहते हैं, तो गुजारा किया करें। 4 अगस्त 2026
5 अगस्त को पीटीआई ने ऐलान कर रखा है। पीटीआई क्या निकालती है थैले से ये जल्द पता चल जाएगा। जहां तक अलीमा खान का ताल्लुक है, अलीमा खान ने बहुत कोशिश की, कल वो हमारे जिले में मौजूद थी मियांवाली में, लेकिन पुलिस आड़े आ गई और पुलिस ने, आपको ज़ाहिर है मलका रानिया है पंजाब में और उसको खुली छूट है, वहां पे पुलिस ने उनके साथ मिसबिहेव किया। दिन है मंगल का, आज खान साहब फिर उड़ीक करेंगे कि शायद कोई मिलने आ जाए, शायद कोई पत्र आ जाए, शायद कोई खत आ जाए, शायद किसी बहन से मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं होगी और जो है ना वो कोशिश करेंगी, बहनें अडयाला के बाहर जाएंगी तो वो जो है कोशिश करेंगी अपनी तरफ से। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि पाकिस्तान की जो इजी मनी है ना, इजी मनी, उसने मुआशरे को तबाह कर दिया है। इजी मनी से क्या मुराद ले रहे हैं माहिरीन? उसमें टिकटॉक है, उसमें यूट्यूब है, उसमें फेसबुक है, उसमें बहुत सारे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा मनी दे रहे हैं और उससे सोशल फैब्रिक जो है उसमें तलाकों की रेशो बढ़ गई है, खुला की रेशो बढ़ गई है। फिर जाहिर है कौम का जो टेस्ट है, मैंने आपको बताया है कि मुझे जो है ना वो 31% वो जो अबव 60 हैं वो मोहतरम लोग, वो मेरे बरगद के दरख्त, वो छांव वाले दरख्त मुझे देखते हैं, मेरे लिए एजाज की बात है। 13% मुझे मेरी माएँ, बहनें और बेटियां देखती और सुनती हैं, एनालिटिक्स बताते हैं। तो बहरहाल वो देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो इजी मनी है, बिल्कुल इजी मनी है। आप टिकटॉक पे चले जाएं, आपने जो है ना वो गले को डीप करना है या आपने स्किन टाइट कपड़े पहने और आप पे बारिश होगी। यानी फिर कौम का जो है, और मैं अपनी जो है ना वो इंटेग्रिटी एक साइड पे रख के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप चैनल को सपोर्ट करें। जब तक चैनल अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ आप टिकटॉक पे चले जाएं। बहरहाल ये जो है माहिरीन का कहना है कि इजी मनी है, इजी मनी, क्योंकि मुझे जो तजर्बा है 1993 में टीचिंग शुरू की थी, 2026 तक बिला रोक टोक, न मैंने कभी शादी की, न मैंने कभी क्लास मिस की, और जो है ना वो लाखों या हजारों स्टूडेंट्स वो निकले यानी मेरे हाथों से। बहरहाल हम जो पहला मुद्दा जो है वो डिस्कस करेंगे, या पहली जो कहानी डिस्कस करेंगे कि इनके होते हुए आप जो मर्जी ये कर लें, जब तक आप इनको बैरिक्स में नहीं भेजते आपके साथ यही मामला होगा। निजाम, सिस्टम, सवालिया निशान। कौन सा सिस्टम? सवालिया निशान। ये सब जाली है, सब जाली है। इतना ज्यादा मुबाहिसा चल रहा है, बहस हो रही है, सब कह रहे हैं सिस्टम गिर गया है। सब जानते हैं कि सिस्टम चलाने वाले कौन हैं और नाकाम कौन हुए हैं। पता नहीं आपको चलाने वाले कौन है, नाकाम कौन हुए हैं, लेकिन किसी में हिम्मत या इखलाकी जुर्रत नहीं कि जिम्मेदारी कबूल करे। हर 3 साल बाद यही करते हैं, यही कहते हैं कि हम पे वही आ गई है। वो सर काटने वाले ढूंढते हैं सॉरी, कि किसका सर काटना है, किसको बलि का बकरा बनाना है। अब जो है ना वो शहबाज शरीफ सारा कुछ खुद कर रहे हैं, सारा कुछ। मैं तो पहले दिन से नाम लेता हूं आपके सामने, सारे भी लोग पिछले देख लें, पहले दिन से नाम लेता हूं। सब पर इल्जाम लगाना चाहते हैं मगर अपने आप पर नहीं। यही दिवालियापन है, सारे दूसरे करते हैं, हम कुछ नहीं करते। कार्डों का महल गिरना शुरू हो गया है, इससे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन सब अपनी खाल बचाना, लूट मार करना और अगले दौर में शामिल होना चाहते हैं। यानी ये खबर आई है कि एयाज सादिक ने अपनी सीवी पेश कर दी है, जो मौजूदा 2 नंबर असेंबली का स्पीकर है, कि मुझे वजीर आजम बनाए। मुझे पॉलिश के नए तरीके आते हैं, मुझे उठाने के नए तरीके आते हैं, नखरे मुझे चाटने के नए तरीके। ये एयाज सादिक ने सीवी पेश कर दी है, बताएं। यानी अब अगले सेटअप के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, अगले सेटअप के लिए। वो बदकिस्मत मुल्क, 85 वाले चेहरे और खानदान अभी भी मौजूद है, सारे के सारे। ये वो बदकिस्मत मुल्क है। बहरहाल जी, अगले सेटअप में शामिल जो है वो होना चाहते हैं, माजरत जर्नैलों के होते हुए
कोई नया दौर नहीं होगा, सारी भूल भुलैया हैं। तेरी आंखें भूल भुलैया, सुना है कभी गाना? बड़ा मजेदार गाना है, तेरी आंखें भूल भुलैया, आगे नहीं आता मुझे। बहरहाल उसकी आंखें भूल भुलैया हैं, अब्बा की भूल भुलैया। जर्नैल जिम्मेदार हैं, जर्नैल सारा कुछ करते हैं, और फिर एंड पे कहते हैं अब ये खबर सुने सिस्टम की, 5 साल में, जी हां 5 साल में 7,275 अरब कैपेसिटी पेमेंट। 5 साल में तुम्हारे बच्चों का दूध, तुम्हारे बच्चों की खुराक, तुम्हारे बच्चों का घी, तुम्हारे बच्चों के यूनिफॉर्म, तुम्हारे बच्चों के जूते, 7,275 अरब कैपेसिटी पेमेंट। जो बिजली ना उन्होंने बनाई ना आपने चलाई, दे दिए। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है ना। ये मुल्क कभी आगे बढ़ सकता है, कभी तरक्की कर सकता है? आप बता दे। ये सिस्टम है, यही कायम रहना है। इसमें 118 में से 100 उनके हैं जो हुकूमत में हैं। भाई लोग भी हैं, भाई लोगों का भी है। वो क्यों ना हाथ धोए बहती गंगा में? वो क्यों ना हाथ धोए? वो मुझे एक दोस्त गांव में बता रहा था, हमारे गांव में बहुत बड़ी थी ये खाद फैक्ट्री, खाद वो ले लिए फौजी फर्टिलाइजर ने। ठीक है, तो वो दो दोस्त मिल जाए, कहते हैं जी कि गांव में, हमारे गांव से थोड़ा सा 2 किलोमीटर कह लें, 3 किलोमीटर कह लें, फौजी फौजी हर तरफ, न बंदा न बंदनीजाद, फौजी फौजी, एक ब्रिगेडियर, एक मेजर, एक कैप्टन। बल्कि उसने मुहावरा इस्तेमाल किया है कि वट्टा पट्टो ते मेजर, वट्टा पट्टो ते कैप्टन, वट्टा पट्टो ते ब्रिगेडियर, गोल्ड लीफन लाइया फिर फौजी फौजी, रिटायर रिटायर आ गए। हालांकि उधर बहुत बड़ी सिविलियन जो है ना वो तादाद काम कर रही थी उस खाद से, बड़ी मशहूर खाद फैक्ट्री थी हमारे गांव की, सिकंदराबाद दाऊद खैल की। आ गए फौजी फर्टिलाइजर ने ले लिए, ब्रिगेडियर आ गया, तो मेजर जनरल आ गया, तो फौजी फौजी हर पास से। 7,275 अरब की कैपेसिटी पेमेंट। ठीक हो गया जी। वो शेरों में शेर है और गधों में गधा है। ये निजाम किस मुल्क में चल रहा है? जंगल में शेरों ने गधे का बच्चा शिकार कर लिया। गधे का बच्चा काफी हद तक जख्मी था, तो एक बुजुर्ग शेर ने कहा उसे मजीद मारने या खाने के बजाय इसे अपने पास रख कर पाल कर बड़ा करना ज्यादा फायदेमंद है। मुझे पता है, मैं बुजुर्ग आदमी हूं। बूढ़े शेर की बात मानकर शेरों ने उसे गधे को गोद ले लिया और उसका अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो शेरों का वफादार गधा बन गया। एक दिन उसी बुजुर्ग शेर ने कहा अब वक्त आ गया है कि इस गधे को वापस उसकी बरादरी में छोड़ दिया जाए। शेरों ने ऐसा ही किया और उस गधे को अपनी हमराही में ले जाकर गधा बरादरी के सुपुर्द कर दिया और कहा ये गधा तुम में से बाकी गधों से मुमताज है, क्योंकि इसके पीछे हम खड़े हैं। ये हमारा हमायत याफ्ता गधा है, हमने उसे इस मनसब के लिए चुना है। गधों ने फौरन उस गधे को सरदार मान लिया और उसकी हमायत में जंगल का सारा मीडिया, कौवे, लगड़बगे, बंदर, तोते उसकी हमायत और उसके कारनामों की तशहीर पर लग गए। शेरों की हमायत हासिल होने की वजह से उसके हर हुक्म की तामील करते और नाफरमानी से डरते रहते, क्योंकि जो भी गधा उस सरदार गधे के हुक्म अदूली करता तो सरदार गधा उस नाफरमान गधे को गिरफ्तार करवाकर शेरों के हवाले कर देता और वो उस नाफरमान को चीर फाड़ कर खा जाते थे। इस तरह गधों को सरदार मिल गया और शेरों को शिकार की परेशानी से निजात मिल गई। जहां तक बात है उस सरदार गधे की, तो वो गधों के नजदीक शेर था और शेरों के दरमियान गधा था, जो शेरों के इशारों पर नाचता, उनकी हर बात सरे तस्लीम
खम करता, क्योंकि गधे का इक्तदार में रहना शेरों के मरहूने मिन्नत था। कहानी समझने के लिए लंबी चौड़ी साइंस या दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, अक्लमंदों के लिए इसमें बहुत से इशारे हैं। अगर आप समझ गए हैं तो ना समझ लोगों को भी समझा दें। आपका काम है समझा दें। किसी बंदे में कोई क्वालिटी है, ये शब्बू पालशिया, ये पत्नी कोई 100 दफा वजीर आला पंजाब रहा, अब दूसरी दफा वजीर आजम है, कोई खूबी, नवाज शरीफ की कुड़ी में कोई खूबी, जरदारी के लौंडे में कोई खूबी, जरदारी काले यरकान में कोई खूबी, पीछे शेर खड़े हैं, ये गधे हैं, पीछे शेर खड़े हैं भाई पीछे। और ये साल साल से सिलसिला चल रहा है। एक शेर टकरा था इनको, नाम निहाद शेरों को, एक शेर। उन्होंने कहा ये कहां से आ गया, ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो सोचता है, ये तो लोगों की बात करता है, ये तो हमारी बात नहीं मानता। लिहाजा किस तरह सब मिल गए, सब मिल गए, सब। यानी कल शहबाज गिल कह रहे थे कि नून लीग ने कोई सामने सरेंडर किया है, कुर्बान किया है, और कुछ अनदेखा भी कुर्बान किया नून लीग ने। अब वो किस तरह जो है ना वो इक्तदार छोड़े, सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था। कुछ तो बाजार लुटाया है ना, कुछ बगैर दिखा भी लुटाया है, शहबाज गिल कह रहे थे, और लुटाया है, वाकई लुटाया है, हर किसी को पता है। तब इक्तदार मिल रहा है तो गधों के पीछे शेर है, हर कोई जानता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये जेन मैकावली भी पढ़ते हैं, और इसकी जो किताब है वो इनके टेबलों में पड़ी है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि ताकत का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये पहली जिम्मेदारी है हुक्मरानों की। किसका तहफ़्फ़ुज़? ताकत का तहफ़्फ़ुज़। और इसको बरकरार रखने के लिए आप फरेब करें, मकर करें या तशद्दुद करें, जो मर्जी करें, इसको बरकरार रखना है ताकत को। ये जो है वो किताब, ये जेन मैकावली ने, इटालियन है, इन्होंने, इनकी किताब है दी प्रिंस। इसमें लिखा है कि अगर हुक्मरान को मोहब्बत या खौफ में से किसी एक चीज का इंतखाब करना पड़े तो वो खौफ का इंतखाब करे, खौफ का, मोहब्बत का नहीं। देख ले किस पे चल रहा है ये सारा निजाम जी। काश अमेरिका जो है वो हमारा दोस्त न होता। कल भी आपको मिसेस इंदिरा गांधी का एक मैंने इक्तबास सुनाया था, आज जरा थोड़ा उसको डिटेल से सुने। 71 की जंग के बाद इंदिरा गांधी से सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान से जंग कैसे जीत गए। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। इंदिरा गांधी के इस जुमले में अमेरिका की पूरी तारीख और रवैया छुपा है। अमेरिका जिसके साथ खड़ा होता है वो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता, और ये महज इल्जाम नहीं, ऐसी हकीकत है जिसका खुद अमेरिकी भी एतराफ करते हैं। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कहा कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, मगर अमेरिका का दोस्त होना मौलिक है, फेटल है। आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है और जिस हालत को पहुंच चुका है उसकी एक ही वजह है कि अमेरिका हमारे साथ है। अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं होता तो पाकिस्तान एक जदीद, तरक्की याफ्ता, खुशहाल और मुस्तहकम जमहूरी मुल्क होता। पाकिस्तान पे कभी आइन शिकन जर्नैल काबिज होते, ना पाकिस्तान में कभी कोई मार्शल लॉ लगता, नून लीग होती ना पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम होती ना जेयूआई होती। चंद हजार दहशतगर्द फौज को फेंटी न लगा रहे होते, हर इलेक्शन शफाफ होता, बदनाम जमाना मुजरिम पाकिस्तान पे कभी मुसल्लत न होते, और पाकिस्तानी कभी पाकिस्तान छोड़कर
जा न रहे होते, हमारे लाखों लोग मरते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान होता, इंडिया हमारा दुश्मन होता, ना मसला कश्मीर होता, पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के बराबर होती, जर्नैल अपना काम कर रहे होते, फौज बैरकों में होती और अदलिया आजाद होती, मजहबी इंतहा पसंदी का निशान तक न होता। अमेरिका हमारे साथ है, इसलिए हमारे यहां अमन नहीं, मेशत बर्बाद है, हमारा पासपोर्ट तबाह हाल है, जहालत आम है। अमेरिका के साथ रहकर हमने जिस तबाही और बर्बादी का सामना किया है, जी अनकरीब अरब ममालिक भी उसी तबाही व बर्बादी का सामना करने जा रहे हैं। कसूर अमेरिका का भी नहीं है, हमने अल्लाह से बगावत की, उसकी हुक्म अदूली की। अल्लाह ने फरमाया, यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते और हमने उन्हें सीधा आका ही बना लिया। नतीजा सामने है, जब तक अमेरिका साथ है पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। जिस दिन अमेरिका और अमेरिकी पिट्ठुओं से जान छूट गई, उसके बाद पाकिस्तान जैसा किसी का मुस्तकबिल नहीं। अमेरिका एक नहूसत का नाम है, जो अमेरिका के साथ चलता है वो फिर चलने के काबिल नहीं रहता। ये बात ईरान 50 साल पहले भी जानता था और हम आज भी नहीं जान सके हैं। आसिम मुनीर ने सच कहा, पाकिस्तान कभी ईरान जैसा नहीं बन सकता। जाहिर है किस तरह बन सकता है, उस तरह की लीडरशिप हमें मिल सकती है। वो प्लॉट और वो जो है माल और वो अरबों रिटायरमेंट पे और वो जो है ना पेंशनें और इस किस्म के खानदान वो ईरान में नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो कभी ईरान नहीं बन सकता और ना इसको जर्नैल जो है वो ईरान बनने देंगे। जिस तरह मैंने बताया कि जरदारी का लौंडा कह रहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बहरहाल हम भी वेट कर रहे हैं। जिस तरह बताया कि कल 5 अगस्त को पीटीआई का जलसा है और वहां पे सुहेल आफरीदी कौन सा कोबरा निकालते हैं ये पता चल जाएगा। लेकिन आज आपको 2-3 सफ़े बताने हैं हमूदुर रहमान कमीशन के। लेकिन पहले माजरत कर लूं क्योंकि अब मैंने बिल्कुल 30 मिनट के अंदर अंदर रहना है, ये पक्का प्रॉमिस है जो है ना व्यूअर्स की फरमाइश पे। अगर ये रह गया तो शाम वाले वीलॉग में इसको मुकम्मल करेंगे। लेकिन ये सुनने की चीज है, ये सुनने की चीज है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बारे में आप सुनते हैं, उसके 2 या 3 सफ़े वो आपके सामने पेश खिदमत है। अगर रुक गया तो शाम वाले में इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। हमूदुर रहमान कमीशन जुलाई 1972 में हुकूमत पाकिस्तान ने कायम किया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान ने की। इस कमीशन का मकसद पाक फौज के मुजालिम और 1971 की जंग के दौरान के हालात का मुकम्मल जायजा लेना था, बशमूल वो अवामिल जिनकी वजह से मशरकी हाई कमान के कमांडर ने अपनी कमान में मौजूदा मशरकी दस्ते की अफवाज को हथियार डालने का हुक्म दिया। कमीशन के पहले हिस्से में पाक फौज के मशरकी पाकिस्तान में तैनात जर्नैलों और उनके मातहत फौजी जवानों के इखलाकी दिवालियापन का जिक्र किया गया। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल AA के न्यायाधी की पान स्मगलिंग जो ईस्टर्न कमांडर है वो पान स्मगल कर रहा है पाकिस्तान। पान स्मगलिंग, रेप, कोठे चलाने वाली खवातीन से जिनसी तल्लुकात, जो खुद कोठे चला रही हैं और उन्हें बतौर मुखबर इस्तेमाल करना, यानी और कोई मुखबर नहीं मिला पूरे मशरकी पाकिस्तान में। कोठा चलाने वाली वो बतौर मुखबर इस्तेमाल करने जैसे मामलात सामने आए। मजीद बरा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से रिश्वत लेकर फैसले करने और मेजर जनरल जमशेद समेत मुख्तलिफ जर्नैलों और सीनियर अफसरान के करोड़ों रुपए मशरकी पाकिस्तान के बैंकों से लूट कर मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल करने का जिक्र भी शामिल है। इस वाक़े का पता है जनरल जमशेद और साथी जिन्होंने उधर से पैसे लूट लिए मशरकी पाकिस्तान से? जी
पैसे लूट लिए। इनके होते हुए कुछ हो सकता है, कोई तब्दीली आ सकती है जी। कमीशन ने इन सीनियर फौजी क्यादत के इन गैर कानूनी कामों पर खुलेआम ट्रायल्स और सजाओं की सिफारिश की, क्योंकि ये सुकूत ढाका से कबल मशरकी पाकिस्तान में हालात की खराबी की बड़ी वजूहात में शामिल थे। दूसरे हिस्से में पाक फौज के मुजालिम के कुछ वाकयात बयान किए गए, जिनमें 1971 के आम इंतखाबात में अवामी लीग की भारी अक्सरियत के बावजूद जनरल याह्या खान के हुक्म पर असम्बली का इजलास मुअख्खर करना अवामी लीग की मुसल्लह बगावत की बुनियादी वजह बना। मुसल्लह जदोजहद थी, वजह क्या बनी? इस बगावत को खत्म करने के लिए पाक फौज ने 25 मार्च की शब बदनाम जमाना ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज किया। इस ऑपरेशन में कत्लो गारत, आतिशजनी, दानश्वरों और पेशावर अफराद का कत्ले आम, मशरकी पाकिस्तान के फौजी अफसरान का कत्ल, कारोबारी अफराद का सफाया, हिंदू अकलियतों की नस्ल कुशी और बेशुमार बंगाली खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती जैसे वाकयात पेश आए। इस दौरान हजारों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया। ये सिलसिला जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। ये अभी बकाया है, इसका 1.5 सफ़ा बकाया है। आपने कमेंट्स में भी याद कराना है, लाजमी याद कराना है। ये इंशाल्लाह आगे आपको ये जो आज शाम वाला वीलॉग होगा, इसमें आपको मुकम्मल जो है वो ये सफ़ात बताऊंगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।